अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी आ रही है। चलिए इंतज़ार कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं तो शुरू करते हैं। फिगर आप जब सारे स्टूडेंट्स आ जाए तो उसके बाद अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा, और उसके बाद जो अटेंडेंस को ना आप स्कैन करके मुझे ईमेल कर दें। जी ठीक है सर। टिक्की पीनी? ग्रीन टी पीनी? नहीं, असल सर से डरता है ना। इधर कोई और स्टूडेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा पॉइंट क्यों है? मेरा नहीं पाएगा। गरम गरम मैच है। जो कोई और स्टूडेंट आ रहा है कि बस ये 3-4 ही हैं? सर बाकियों का मैसेज किया, अभी रिप्लाई नहीं आया उनका। अच्छा अच्छा, मैं फिर हम 2-4 मिनट इंतजार कर लेते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। जी सर। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी, तो कोई इसके बारे में बताना चाहे क्या क्या हमने पढ़ा था? सर लास्ट में केमिकल काइनेटिक्स एंड एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर। केमिकल काइनेटिक्स में हमने तो बस रिएक्शन ठीक है स्पीड के बारे ठीक है में। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, काइनेटिक्स, कोई और काइनेटिक्स में क्या चीज़ें मिली थी? सर उसके रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, स्पीड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिएक्शन को अफेक्ट करती हैं? सर आपने क्या पूछा है? रिएक्शन के ऊपर कौन कौन सी, या रिएक्शन रेट के ऊपर कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं? सरफेस एरिया और रिएक्शन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वगैरह, टाइम, टाइम टेम्परेचर, कौन सा? प्रेशर। टाइम कौन सा? जी, टाइम किसने बोला था? टाइम कैसे इफेक्ट करेगा रिएक्शन रेट को?
सर टाइम नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो एटमॉस्फेयर के बारे में हमें क्या चीज़ें देखी? एटमॉस्फेयर में मेट्रोपोस्फियर नहीं और नहीं, ये अब इन दो के अलावा कोई और बोले। जी, एटमॉस्फेयर के बारे में हमने क्या देखा था लास्ट क्वेश्चन में? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। तो ये बताएं कि एटमॉस्फेयर के बारे में हमने बता दिया कि क्या चीज़ें देखी थी। ये नहीं नहीं, खाना तो जिसका भी अलावा कोई और बताए। एक दो बंदे बोलते हैं, बाकी तो सारे बैठे होते हैं। जी, एटमॉस्फेयर के बारे में। देखा है? जी सर। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, वो सर की कॉल आ गई थी। हेलो। जी जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। जी, किसी को आवाज़ आ रही है कि नहीं? खैर, आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं? आ रही है सर। तो खैर, मैंने आपसे पूछा था कि एटमॉस्फेयर के बारे में हमने क्या पढ़ा था। एटमॉस्फेयर में था सर जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं वगैरह जो उसका इखराज होता है, वो किस तरह इफेक्ट होता है एटमॉस्फेयर पर। जी, किस तरह से पढ़ा? सर उससे पोल्यूशन ज़्यादा होती है। और और ये जो स्मोक वगैरह आती है सर सर्दियों में, ये भी उसी की वजह से आती है। ऑक्सीजन की कमी होती है। और और ये सप्लाई सप्लाई साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, अहमद या सप्लाई में से कोई एक बताए। तो पोल्यूशन एटमॉस्फेयर को किस तरह इफेक्ट कर रही है? सर पोल्यूशन जो है ना ओजोन लेयर को अफेक्ट करती है, जिसमें जिससे मौसम में तब्दीली आ जाती है सर। इसके आपकी अलावा सर आपकी आवाज़ जो है ना वो इको कर रही है, थोड़ी सी ना कट रही है। आप ऐसा करें, मैसेज पे लिख के बता दें।
जी अहमद, आप बताएं कि पोल्यूशन किस तरह अफेक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर को। अहमद हुसैन साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ जी, तो कुछ शाद फरमाएं। सर जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो रेफ्रिजरेटर से निकलती हैं वो गैसें ओजोन लेयर को सर डिप्लीट करती हैं। अच्छा, तो इसके अलावा कोई काम इन ग्रीन हाउस गैसेस का? यस सर। ग्रीन हाउस गैसेस का इसके अलावा कोई और इफेक्ट एटमॉस्फेयर के ऊपर? टेम्परेचर इंक्रीज करती है जमीन का कि नहीं? यस सर, इंक्रीज होता है टेम्परेचर। कैसे? ग्रीन सर हाउस। जी। जब ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो उसके बाद उसमें होल पड़ जाते हैं जिसकी वजह से जो हार्मफुल रेडिएशन होती हैं वो ज़मीन पर आती हैं जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। अरीशा, आप बताएं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? मेरी आवाज आ रही है? अरीशा, आप बताएं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? लगता है आज सभी सो रहे हैं क्लास में। अगर कोई जाग रहा है तो बता दें। सर कुछ स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, उनकी आवाज़ नहीं जा रही है आपकी उनके पास। अगर किसी की आवाज़ नहीं आ रही तो वो फिर मुझे मैसेज पे लिख के बता दें ताकि मुझ तक आपकी बात पहुंच जाए। मेरी आवाज़ नहीं आ रही या आपकी आवाज़ नहीं आ रही? क्योंकि मेरे ख्याल में मेरी आवाज़ जानी चाहिए, आपकी आवाज़ तो नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक हो गया, तो अरीशा को की आवाज़ शायद हमें नहीं आ रही, तो आप हमें मैसेज पे लिख के बता दें। चलो फिर ऐसा करते हैं, हम मुकद्दस से पूछ लेते हैं, वो बता दें कि जी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। जी, आपका मैच चल रहा है कि नहीं चल रहा है? किसी ने मेरा क्वेश्चन सुना है या नहीं? तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ और उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। किन की तरफ से सर? मैंने पहले ऋषि से पूछा था, उनका भी कोई केस इशू था, उसके बाद मुकद्दस से पूछा सेम क्वेश्चन,
उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पता नहीं सर, शायद आवाज़ नहीं जा रही है आपकी उनके पास। आपको आ रही है क्लियरली आवाज़ मेरी? जी सर। और कोई ऐसा बंदा जिसको आवाज़ ना आ रही हो? I'm not getting any response from your side. वॉइस पे कि मेरी आवाज़ सबको आ रही है कि किसी को कोई इशू आ रहा है? सर मुझे क्लियर है। जी नेक्स्ट। सर क्लियर है। क्लियर आगे। क्लियर। सर क्लियर आ रही है सर। अच्छा, तो मैंने पूछा था कि जी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? सर जी सर और ईशा का मैसेज आया कि बार बार लेफ्ट हो रहा है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, नेट का इशू है। चले ठीक है, आप ऐसा करें, उनकी अटेंडेंस मार्क कर लें। अगर उनको कहें कि अगर वो ज्वाइन कर सकें तो कर लें, नहीं तो ये सेशन रिकॉर्ड तो हो रहा है, तो होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। जी ठीक है सर। इसके अलावा एक और भी स्टूडेंट था, आई गेस भूल गया मैं, उन्होंने भी आई गेस उनका भी शायद कोई इशू है, वो भी लीव हो गए। तो सर आप ऐसा करें, यही ये टोटल 7 स्टूडेंट हैं, इनकी अटेंडेंस मार्क कर दो, बाकी जो दो हैं उनको एब्सेंट कर दो। चलें ठीक है सर। उनको एब्सेंट कर दो, बाकी दो का रहने दो, एब्सेंट ना भी करना। एट द एंड ऑफ क्लास आप उनको एब्सेंट मार्क करके फिर मुझे स्कैन वो पिक्चर भेज के ना मुझे ईमेल कर देना अटेंडेंस की। जी ठीक है सर। जी आप बताएं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? किसी ने पढ़ा था जाके कि नहीं? पढ़ा था सर। जी बताएं कुछ। सर जब जो रेडिएशन इमिटेड होती हैं वो मतलब जब इमिशन ज़्यादा होती है रेडिएशन की तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर इंक्रीज होता है और उस टेम्परेचर के जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। वो रेडिएशन कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करती है? सर अगर जो एनर्जी सन से आ रही होती है वो, और अगर वो जो मतलब वो एनर्जी जो सन से आ रही है और लेकिन अर्थ से जिमिट हो रही है, अगर दोनों सेम होती हैं तो वो स्टेडी होती है। सिचुएशन जो है ना वो कंडीशन स्टेडी होती है। लेकिन अगर इमिशन रेडिएशन की ज़्यादा हो और इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नहीं, इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से कॉज करेगा। रेडिएशन तो आनी भी है और इमिट भी होनी है आपसे। अब इसमें कौन सा फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट है, जो इसको इन्हांस करेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट? जी कौन सा सर फैक्टर इसके कॉजेस है? जी कॉजेस मुझे समझ नहीं आया, आपकी बात क्लियर नहीं है। दूसरा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, आप दोबारा बताइए।
ये कौन सा फैक्टर है बेसिकली जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि रेडिएशन तो सन से जो आ रही है वो आनी ही आनी है, और जो इमिट होनी है वो भी इमिट होनी है, लेकिन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बेसिकली टेम्परेचर में इंक्रीज करने का सबब बन रहा है? सर ओजोन लेयर जब स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन से टकराएगी तो टेम्परेचर जो है वो फिर बढ़ेगा। ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसमें कौन सी ऐसी चीज है इसका उससे ओजोन लेयर से का ताल्लुक है ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी? सर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन। जी तो आप बताएं इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से कैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है? सर ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब सनलाइट जमीन पर आकर गिरती है तो अर्थ गर्म होती है, फिर जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो फिर इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये कॉजेस होते हैं उसके। बेसिकली जब सूरज से रोशनी आती है उसमें कुछ फैक्टर्स उनसे उसका कुछ पार्ट वो अर्थ के अंदर अब्जॉर्ब होता है, कुछ पार्ट उनसे रेडिएट बैक करता है। अब जब वो रेडिएट बैक करता है तो जो गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वो उसको कैप्चर करती हैं। अब एक्चुअली जब तक आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था तो इंडस्ट्रीज आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस या दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज इमिट नहीं करनी थी, तो एक सर्टन नेचुरल लेवल पे इन गैसेस की कंसंट्रेशन थी एटमॉस्फेयर में। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड जो हम गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं या और चीज़ें ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं एसी वगैरह, तो उनकी से गैसेस इमिट होती हैं जिसकी वजह से इन ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करेगी। जब इनकी अमाउंट इंक्रीज करेगी तो बेसिकली एटमॉस्फेयर में हीट कैरियर्स की तादाद बढ़ेगी। जब हीट कैरियर की तादाद बढ़ेगी तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। रेडिएशन के आने और रेडिएशन के अर्थ से रेडिएट बैक होने की अमाउंट तो प्लस माइनस उतनी ही रहती है। हाँ मे भी हो सकता है आपकी ओजोन लेयर सिर्फ अनवांटेड रेडिएशंस को रोकता है, वो रेडिएशन को मुकम्मल तौर पे का फिल्टर नहीं कि रेडिएशन जमीन पे पहुंच ही ना सके। अगर रेडिएशन जमीन पे पहुंचेगी नहीं तो जमीन पे आपकी लाइफ कैसे एग्जिस्ट करेगी? क्योंकि इसके बारे में कोई किसी का कोई नुक्ता नजर या कोई क्वेश्चन? ठीक है फिर हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली लिथोस्फीयर के बारे में। लास्ट टाइम हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था। अब तो दूसरी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो दूसरा लेयर है वो एक लिथोस्फीयर है जिसको हम जियोस्फीयर कहते हैं। ये किसी को इसके बारे में अच्छा इसमें जो आपको स्टडी करने के लिए तो आपको लेक्चर की स्लाइड्स हैं आपके लिए, और दूसरा ये एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री फंडामेंटल इस बुक का चैप्टर 5 पेज 78 टू 94। इसमें चीज़ें मैंने ऑलरेडी हाईलाइट की हैं जो आपने पढ़नी है। ये दोनों चीज़ें आपको एनालिसिस से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसी डब्ल्यू से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप कोई बताए लिथोस्फीयर या जियोस्फीयर के बारे में हमने आई गेस फर्स्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सी चीज़ें देखी थी, तो थोड़ा सा ब्रीफ बताया है, तो कोई इसके बारे में लिथोस्फीयर के बारे में?
सर इसमें रॉक्स वगैरह आ जाते जी। हैं, रॉक्स। तो अच्छा जी, ये बेसिकली आपका जो लिथोस्फीयर है, ये बेसिकली अर्थ का जो सॉलिड पार्ट आपके अंदर उसके ऊपर मुश्तमिल है, और इसके आगे डिफरेंट फर्दर पार्ट्स हैं। इसमें हम इसमें कोर आ जाती हैं, मेंटल और क्रस्ट आ जाता है। ये चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी, तो फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था। तो अब लिथोस्फीयर बेसिकली इम्पोर्टेंट क्यों है? लिथोस्फीयर जो सा है, ये आपका कंट्रीब्यूशन है इसकी लाइफ में डिफरेंट रीजन से। क्योंकि देखें, जितने भी आप इसके ऊपर होते हैं, उनको जो भी मिनरल जो भी उनको खराब है, वो किसी लिथोस्फीयर से मिलनी है, वो हाइड्रोस्फीयर से नहीं होती है। इसी तरह जितने भी हमारे जानवर आप समझ लें, इंसान समझ लें, ये जितनी भी चीज़ें ये लिथोस्फीयर के ऊपर करता है, और उनकी जितना भी साइकिल्स और उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी वो लिथोस्फीयर में पूरी करती है। इसमें कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी जो लिथोस्फीयर में ट्राई किए, उन्होंने कहा था, रॉक्स, तो रॉक्स में ही कुछ ऐसी शक्ल है जिससे हमारे फॉसिल फ्यूल आ रहे हैं। तो बेसिकली ये वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारी इस लाइफ को चलाने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी हम लिथोस्फीयर से हासिल करते हैं। अब लिथोस्फीयर के बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स है, लाइक मैंने आपको ये प्रीवियस स्लाइड में चीज़ दिखाई थी। तो ये बेसिकली लिथोस्फीयर है, तो इसके ये कंपोनेंट्स है, कोर है, और इसके कोर के आगे फिर 2 पार्ट्स हैं, मेटल और क्रस्ट। तो बेसिकली यही तीनों चीज़ें जो लिथोस्फीयर के 3 पार्ट्स हैं, कोर, मेटल और क्रस्ट। अब कोर जो सा है, ये आगे फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड है। जिस तरह आपने फर्स्ट स्लाइड की फिगर में हमने देखा है कि इसमें कोर के 2 पार्ट्स हैं, इनर कोर और आउटर कोर। अब इस कोर का जो टोटल डायमीटर है वो तकरीबन 2500 किलोमीटर पे है, और इसके मेजर कंपोनेंट्स आयरन और निकल है, और ये आइदर सॉलिड फॉर्म में होंगे या लिक्विड फॉर्म में होंगे। अब इसमें जो इनर कोर है, जो कुछ तकरीबन ये इनर कोर जो सा है, इसमें आपका तकरीबन ये होगा सॉलिड फॉर्म के अंदर, जबकि आपका जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। इसके अलावा जितने भी इसमें जो हमने मेटल्स बताया, लाइक आयरन है या निकल है, ये रिड्यूस फॉर्म में होगा, लाइक ये प्योर फॉर्म में होगा, जिसको आप और कह सकते हैं। ये और की शक्ल में नहीं होती, ये बेसिकली ऑक्साइड्स की शक्ल में होते हैं, लाइक आयरन किसी तरह का Fe2O3 हो सकता है, Fe3O4 हो सकता है। इस तरह के ऑक्साइड्स जितने भी हैं वो किसी क्रस्ट में पाए जाते हैं, वो इनर लेयर्स जो होती हैं लिथोस्फीयर की, उसमें नहीं होते हैं। इसी तरह जो हमारा मेटल की सरफेस है, ये वाली जो बेसिकली क्रस्ट से नेक्स्ट और कोर के दरमियान की जो सरफेस है, वो बेसिकली आगे फर्दर इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लोअर, ट्रांजिशन और अपर। और इसमें बेसिकली तकरीबन ये टोटल इसकी जो थिकनेस है 2900 किलोमीटर है। तो उसका जो मेजर पार्ट है लोअर पार्ट है, और जो अपर पार्ट है सबसे मिनिमम पार्ट है। उसकी लोअर पार्ट इसका इस साइड पे होगा, और जो अपर पार्ट है वो फर्स्ट पे करीब होगा। तो इसकी जो तो इसमें जो आपके मेटल के जो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली सिलिकेट्स होते हैं, और जो क्रस्ट में होते हैं वो बेसिकली ऑक्साइड्स की शक्ल में होते हैं। अच्छा, ये हो गए मेन कंपोनेंट्स इस लिथोस्फीयर का। इसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताया, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज आप अपना साउंड आवाज में बोल दें, क्योंकि किसी को भी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज आ रही है, आ रही लेकिन कट हो रही है बीच में ना, थोड़ी थोड़ी। देन मे बी किसी साइड पे, इधर मेरी साइड या आप लोगों की साइड पे ना
इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से आवाज़ जो है ना कट रही होगी। चले इसका अगर कट रही है तो कोई इशू नहीं है। ये लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग होगी ना मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको दोबारा चाहे तो सुन सकते हैं। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो कंपोनेंट्स ऑफ लिथोस्फीयर के बारे में। नो सर। सर ये ह्यूमंस को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं? क्या कौन सी लिथोस्फीयर। चीज लिथोस्फीयर। किस तरह इफेक्ट कर सकते हैं ह्यूमंस को? जी सर। बेसिकली देखें, आपका जितनी भी इंसानों की जो खुराक है एक तरह से वो क्या है, या हम पौधे खाते हैं किसी तरह के, लाइक जिसकी हम सब्जियां जो फल बोलते हैं, और दूसरी चीज हम जो खुराक है हमारी वो है जानवर, जानवरों का गोश्त वगैरह खाते हैं। इसी तरह जो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, लाइक हमने जो आज की मॉडर्न लाइफ है उसको चलाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, लाइक हमें पेट्रोल या गैस, नेचुरल गैस चाहिए, और इसके अलावा जो हमारी मेन दुनिया में करेंसी है वो है गोल्ड, जिसके अगेंस्ट पेपर करेंसी चलती है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली लिथोस्फीयर में कहीं ना कहीं आ रही होती है। लाइक आपको जितने भी जानदार हैं, आइदर वो पौधे हैं या फिर जानवर हैं, वो भी बेसिकली लिथोस्फीयर का एक पार्ट है, और जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिथोस्फीयर पूरी करते हैं। लाइक जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स ही पौधों में ट्रांसफर होते हैं और पौधों की ग्रोथ होती है। वो मिनरल्स जब पौधे जब हम खाएंगे सब्जियां या फलों की शक्ल में, तो वो मिनरल्स बेसिकली इंसानों में ट्रांसफर होगा। तो बेसिकली ये इंसानों की रिक्वायरमेंट इस तरह एक पूरी हो रही थी खुराक की शक्ल में, और दूसरी इस तरह हम नेचुरल गैस या ऑयल यूज़ करते हैं, इस ये भी हमारी बेसिकली इंसानों की एक रिक्वायरमेंट है जो लिथोस्फीयर की मरहूम मिन्नत है। जी खिदर, अगर और कोई क्वेश्चन हो। ठीक है सर। अच्छा ठीक है, इसमें अब बेसिकली हमने चीज़ देख ली कि लिथोस्फीयर है क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या है। अब दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है लिथोस्फीयर के अंदर वो होते हैं रॉक्स और मिनरल्स। अब बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ये दोनों चीज़ें ज़रूरी क्यों है? ये किसी का कोई आइडिया कि ये चीज़ें ज़रूरी क्यों है, मिनरल्स क्यों ज़रूरी है? सर जी क्या? मिनरल्स में सर जी जी। मिनरल्स में आ जाती हैं कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो हम यूज़ करते हैं, और रॉक्स जो है ना इससे हम मार्बल्स वगैरह बनाते हैं अपने घरों की डेकोरेशन के लिए, और इससे हम साल्ट भी हासिल करते हैं, और जिप्सम वगैरह भी जो सीमेंट की प्रिपरेशन में यूज़ होता है। जी किसी कोई और? सर ये हमारी बॉडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और यूर मतलब हमारी हड्डियों वगैरह, मसल्स वगैरह को इससे फायदा होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि रॉक और मिनरल की डेफिनेशन क्या है। अब जो मिनरल है वो बेसिकली नेचुरल होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जबकि रॉक जो होता है वो बेसिकली ये ब्लेंड होता है। लाइक आप समझ लो कि ये इसमें एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं इसमें, मिनिमम इसमें एक भी होगा इसमें, होपफुली। अब ये समझ लो कि इसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट होंगे, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। अब उनका साइज डिफरेंट हो सकता है, उसकी टाइप्स डिफरेंट हो सकती है। बेसिकली डिफरेंट मिनरल सोर्स होते हैं ना, वो भी जब कंबाइन होते हैं तो वो आगे एक रॉक की शक्ल भी बनाते हैं। तो अब इसमें ये हो सकता है कि डिफरेंट मिनरल्स की क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है, और डिफरेंट मिनरल्स की जो सा है वो ऐसे मतलब कि क्वांटिटी चेंज होगी, और दूसरा ये कि उनकी कॉम्बिनेशन जो पैटर्न है वो चेंज हो सकते हैं, कि लाइक उनमें किस तरह के बॉन्ड्स बन रहे हैं या किन किन के दरमियान बॉन्ड्स बनते हैं। ये सारी चीज़ें उनमें जब वेरी करती हैं तो इससे डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स जो है।
तो अब रॉक का तो हमने पढ़ लिया कि रॉक कौन सा बेसिकली हेट्रोजीनियस सॉलिड्स है जो कंपोज हुए डिफरेंट मिनरल्स से। तो बात ये है कि चूंकि ये डिफरेंट मिनरल्स है मिलके बने हैं, मिनरल्स की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल की और केमिकल की भी, लेकिन रॉक्स की फिजिक्स स्पेसिफिक हार्ड एंड फास्ट कोई प्रॉपर्टीज नहीं होगी फिजिकल मैकेनिकल बेस करेगी उसकी कंपटीशन के ऊपर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टली जो है वो उनके खुद से नहीं होगी, लाइक वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मिनरल एंड द कंपोजिशन ऑफ मिनरल। तो रॉक्स की हमारे पास तीन टाइप्स हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें आगे। क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा जी, जो तीन टाइप्स हैं रॉक्स की, इग्नियस जो सी होती हैं ये बेसिकली समझ लो कि जो मेल्टेड मटेरियल है जब वो सॉलिड हो जाता है तो उससे मिलके बनती हैं। और सेडिमेंट्री जो सी हैं वो बेसिकली इग्नियस या मेटामॉर्फिक का ही आगे एक इनसे इनके टूटने से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, ताकि ये टूटती हैं और इधर से उधर डिस्पर्स होती हैं, उसके बाद जब उनके ऊपर प्रेशर आता है तो वो एक कंप्रेस हो जाती हैं, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। और जो तीसरी टाइप है मेटामॉर्फिक की, बेसिकली हीट एंड टेम्परेचर जो है, जब लाइक कुछ चीज़ें हीट होंगी और उसके बाद वो कंबाइन हो जाएंगी और उसके बाद जो उसी रॉक की शक्ल आएगी वो मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इग्नियस रॉक्स। लाइक मैंने जिस तरह बताया कि इसमें जो मेल्टेड मटेरियल होगा, मेल्टेड मटेरियल जमीन के अंदर पहुंचा है वो सिर्फ लावा होता है। लावा जो है जब वो सॉलिड हो जाएगा तो जो रॉक बनेगी उसको फिर उसको जो मिनरल्स कंबाइन होंगे वो डिफाइन करेंगे कि इग्नियस रॉक है, लेकिन इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स में कौन कौन से मिनरल्स मौजूद है, उसकी कंपोजिशन उन मिनरल्स के उस वक्त जो उस लावे में मिक्स हो जाएंगे वो डिफाइन करेंगे कि इसकी कंपोजिशन या इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी एट दी काइंड ऑफ स्पेसिफिक इग्नियस रॉक। लेकिन इसका मेजर जो कंपोनेंट है वो सिलिकेट है, जो बेसिकली सिलिका ऑक्साइड है। तो इसमें भी आगे फर्दर इग्नियस रॉक्स में दो टाइप्स हो सकती हैं, आइदर के इसकी जो है कूलिंग वो किस तरह हुई है कि ये अगर स्लो कूल होगी तो उसकी शेप या उसकी जो हार्डनेस वगैरह ये डिफरेंट आएगी, जबकि जो क्विकली कूल होगी उस वो एक रॉक की टाइप डिफरेंट होगी, वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, क्योंकि आपकी जितना भी है कूलिंग या हीटिंग प्रोसेस जो होता है वो बेसिकली स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, इसमें कंपोजिशन का इफेक्ट नहीं है। ये हम सिर्फ कूलिंग की बेस पे डिफाइन कर रहे हैं कि जी अगर वो स्लो कूल होगी या कूल होगी। अगर स्लो कूलिंग होगी तो देखें वो एक बड़ा आप समझ लें कि वो एक सॉलिड मटेरियल होगा, जबकि जब कुछ कूलिंग होगी तो वो आप समझ लो कि वो थोड़ा सा ऐसा होगा जो ब्रिटल होगा और अगर सॉलिड लेवल इजीली, क्योंकि उसकी कूलिंग बहुत क्विक प्रोसेस के साथ हुई है, वो ब्रिटल मटेरियल होगा और वो जल्दी यानी कि समझ लो कि टूटने का शिकार हो सकता है। तो ये राइट साइड पे कुछ उसकी एग्जांपल्स हैं जो इग्नियस रॉक्स है, लाइक गैब्रो है, ग्रेनाइट है, ये सारी इग्नियस रॉक्स की टाइप्स है। इसमें अब डिफरेंस क्या आता है, दो डिफरेंस है, एक कंपोजिशन का डिफरेंस है, दूसरा ये टाइप ऑफ कूलिंग का डिफरेंस है। नेक्स्ट आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है, लाइक मैंने आपको बताया कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जब ब्रेक होती हैं उसके बाद ये इधर से उधर मूव करती हैं एयर की वजह से, ये किसी भी वजह से पानी के साथ बह के ये मूव कर सकती हैं, तो उसके बाद आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ही जो सा है अकोमुलेट होना शुरू, जो पार्ट्स आपके मूव होकर इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे वो एक जगह पे अकोमुलेट हो जाएंगे और उनके ऊपर जब विद पैसेज ऑफ टाइम जो सा है लेयर्स पे लेयर जब आती जाएंगे तो आपके में कॉम्पैक्ट होती जाएंगी और वो पे बेसिकली नेचुरल
आप फिजिकल चीज़ों का प्रेशर आता जाएगा तो वो उससे कम्पैक्ट हो जाएगा। तो उस पे जो एक रॉक की शक्ल बनती है, although वेरी स्लो प्रोसेस, लाइक जो हमने पढ़ा था पिछले इग्नियस रॉक्स में, वो जो रॉक्स बनती हैं वो बेसिकली एक क्विक प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें जब जैसे ही आपका जो मोल्टेड मटेरियल है वो जैसे ही सॉलिड हो जाएगा तो बाकी रॉक्स डेवलप हो जाएंगी। बेसिकली वो एक क्विक प्रोसेस है इन कंपैरिजन टू सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का जो बनने का प्रोसेस है तो काफ़ी स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें लेयर्स और लेयर्स डेवलप होती हैं एक दूसरे के ऊपर, और वो लेयर्स का जो प्रेशर होता है वो एक सेडिमेंट्री रॉक को डेवलप करता है। तो इसकी जो मेन कंपोजिशन है वही लाइक सिलिका ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। और लाइमस्टोन इसकी एक एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स। अच्छा जी, इसमें अब आप जो सेडिमेंट्री रॉक्स हम देखते हैं ये बेसिकली चूंकि लेयर्स के ऊपर बनने की सब बनती है, तो इस पे आपके फॉसिल फ्यूल भी जो सरफेस के ऊपर होते हैं, लाइक कोयला जो सा है वो भी एक रॉक की शक्ल ही है। लाइक आप गैस हो गई या ऑयल हो गया, वो तो रॉक की शक्ल नहीं है, क्योंकि वो लिक्विड या गैसियस फॉर्म में। रॉक तो उसकी हमेशा सॉलिड फेज में होती है। तो बेसिकली जो कोयला है वो इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आप देख सकते हैं, फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल है लेकिन वो सेडिमेंट्री रॉक टाइप है। और बेसिकली आपने कोयले के बारे में पढ़ा होगा कि बेसिकली ये होता है जितना भी फॉसिल फ्यूल है, अगर वो कोयले की शक्ल में हो, ऑयल की शक्ल में हो या गैस की शक्ल में हो, तो बेसिकली जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के, किसी भी जानवर के, तो जब वो आपस में कंबाइन होते हैं उनकी डिकम्पोजिशन होती है और वो पैसेज ऑफ टाइम में उसको गुजर जाता है। तो वो जितने भी होते हैं वो एक नए कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो कि अगर वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा या तो कोयला बन जाएगा, अगर वही लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी तो वो चीज़ें आपका ऑयल में आने, और अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो वो बेसिकली नेचुरल गैस को अलग होता है। और इसका मेन कंस्टिट्यूएंट जो होता है मोस्टली वो होता है मीथेन। लाइक इन ऑयल और गैस की मिलती है, जबकि आपके जो कोयला है या जो रॉक की शक्ल है उसका मेजर कंपोनेंट इस तरह नहीं होता। उसके कंपोनेंट बेसिकली हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम डिफरेंट एनालिसिस करते हैं। उसमें हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स का देखते हैं कि इसमें रेशियो क्या है, उसमें डायरेक्टली जो सा है कंबशन प्रोसेस के अंदर उसकी हमें हम कंपोनेंट्स की या मॉलिक्यूल्स की जो सा है परसेंटेज नहीं देखी जाती। उसमें फिर अल्टीमेट एनालिसिस वगैरह करके हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स या एटम्स का परसेंटेज देखते हैं और उसकी बेस पे उसकी केमिस्ट्री डिफाइन की जाती है। तो ये एक राइट साइड पे एग्जांपल भी दी गई है, लाइक जिस तरह ये एक कॉकरोच है, तो ये बेसिकली किसी जगह दब गया तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक रॉक का पार्ट बन गया हुआ है। तो इसमें बेसिकली आल्दो इसका डीएनए भी मौजूद है, लाइक जो एक किसी ने शायद मूवी देखी होगी ये डायनासोर्स की, तो उसमें भी यही था कि बेसिकली आपका डीएनए जो सा है वो इसी तरह रॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं जानदारों का मौजूद होता है। द सेम कॉन्सेप्ट है ये, जिस तरह कॉकरोच है ये इसी तरह सेडिमेंट्री रॉक का पार्ट तो बन गया है, तो इसमें इसका डीएनए भी महफूज है। लेकिन आई गेस ये डीएनए किसी हद तक टूट फूट का शिकार हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये डीएनए फिर भी मौजूद होगा। लेकिन चूंकि उसमें दूसरे जानदार भी हो सकते हैं, उनके भी बाकियात मिल गए हों या पौधों के बाकियात मिल गए हों, तो वो बेसिकली उसमें चीज़ें मिक्स हो गई होती हैं। तो इस वजह से जो है उनको एज ए डीएनए जो होता है ना डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो एक आपका रॉक जो है वो इसी जानदारों की अशिया पे, जानदारों की बाकियात का पार्ट है। अच्छा जी, तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक्स। बेसिकली ये होती तो एग्रीयंस या सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, लेकिन ये बेसिकली अंडरग्राउंड होती है और दूसरा के हीट या प्रेशर की वजह से जो डेवलप होती है। लाइक अब इसमें हीट कहाँ से आएगी और प्रेशर कहाँ से आएगा, ये कोई आइडिया? एनी स्टूडेंट कोई आइडिया दे कि ये हीट और प्रेशर कहाँ से आएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स को बनाने के लिए?
जी जी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। सर ज़मीन पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये हाई हीट की वजह से बनते हैं ना मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होते हैं। हम्म। अच्छा, टेम्परेचर का कोई और सोर्स? टेम्परेचर का सोर्स क्या होगा? ये आइडिया नहीं है सर इसका। देखिए, दो सोर्सेज हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल सोर्स और एक इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स तो होगा सन की रेडिएशन। अच्छा, आप इंटरनल सोर्स को हो सकता है जमीन इटसेल्फ, जो से इंटरनल लेयर सोर्स है उसकी, इस तरह हम कहते हैं लावा है। तो लावा कोई झरना तो होता नहीं। तो बेसिकली जमीन की जी सर। इंटरनल जोन सा है, वो उनका टेम्परेचर इंतहाई हाई होता है, जिसकी वजह से ये हीट्स का जो सोर्स में अवेलेबल होता है। इसी तरह प्रेशर का सोर्स, दो प्रेशर के सोर्सेज होते हैं, एक तो परफेक्ट प्रेशर और दूसरा उसके बाद जिसको हमने सारी मटेरियल रॉक्स में देखा कि लेयर के ऊपर लेयर आती है, तो वो आपस में प्रेशर क्रिएट करती है। तो जब ये आपस में इनके टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से कंबाइन होती है, कुछ रिएक्शन भी होती है। अब देखिए, लाइमस्टोन एक रफ सी चीज़ है, एक राशि रॉक होती है, लेकिन जब वो इस टेम्परेचर प्रेशर की वजह से सरफेस के अंदर इंटरनल रिएक्शन होती है, तो वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाती है। तो मार्बल तो एक आप समझ लें कि फिनिश्ड प्रोडक्ट होती है, फिनिश होती वो भी रॉक है और लाइमस्टोन भी रॉक है, लेकिन बेसिकली सारा लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो मार्बल होता है वो टोटली आएगा कहाँ से? लाइमस्टोन से। तो पॉइंट आपको क्लियर हुआ है कि कोई कंफ्यूजन है? सर हाई प्रेशर वाला दोबारा बता दें, मतलब हाई प्रेशर की वजह से किस तरह होगा देखिए, मेटामॉर्फिक रॉक? प्रेशर, जमीन की सरफेस के ऊपर प्रेशर होगा, वो किसका होगा? एयर का प्रेशर। लाइक जैसे आप जमीन की सरफेस के ऊपर खड़े हैं, इस पे जितना प्रेशर है एयर का, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर को कम होता रहता है, तो इसका मतलब है कि प्रेशर नीचे की तरफ एयर कौन सा एक प्रेशर लगा है। एक प्रेशर का सोर्स तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा प्रेशर का सोर्स क्या है? जो इस तरह मैंने आपको बताया था कि सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है कि एक चीज आई, कोई मिनरल कहीं से या कोई रॉक का पार्ट आया कहीं से, उसके ऊपर दूसरा पार्ट आता गया, तीसरा पार्ट आता गया, और ये सारी आपस में जोड़कर जुड़ती जा रही है, तो वो आपस में एक प्रेशर वो भी क्रिएट कर रही है दूसरे के ऊपर। तो जितनी ज्यादा लेयर ऊपर से दूसरे के ऊपर चढ़ती जाएंगे, तो सबसे नीचे वाली लेयर है उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? ये कितना प्रेशर सबसे नीचे वाली लेयर के ऊपर थोड़ा होगा कि ज्यादा होगा? ज़्यादा होगा सर। तो बस इस तरह प्रेशर बनता है। जी तो ठीक है सर। इसमें इसमें मतलब कोई आके खुद से प्रेशर नहीं लगाता है, ये बेसिकली नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है, हीट और प्रेशर दोनों से। तो ये हीट और प्रेशर देखें किसी भी रिएक्शन को ब्लैक में किस तरह पड़ा था, और उसमें काइनेटिक्स देखे, बेसिकली किसी भी रिएक्शन को सीड करवाने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर की रेंज चाहिए होती है। जब वो सर्टेन प्रेशर और टेम्परेचर की रेंज आ जाएगी, तो बेसिकली कुछ रिएक्शंस होंगे जो एक रॉक की शक्ल को दूसरी शक्ल में चेंज कर देंगे। बेसिकली होगा क्या, रिएक्ट चीजें अगर वही है, लेकिन उनमें थोड़ी बहुत कंपोजिशन या उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाएगा ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। सारी बात इसमें कोई एक्सटर्नली हम कैटलिस्ट में प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ना हम उसको इन्फोर्स कर रहे हैं। इट इज अ नेचुरल रिएक्शन, उसको उसकी फेवरेबल कंडीशंस टेम्परेचर एंड प्रेशर की मिल गई, और अगर फर्दर कोई इसको मॉइस्चर की कंडीशंस चाहिए तो वो कंडीशन मिल नेचुरली अवेलेबल है। बेसिकली वो एक रॉक की शक्ल जो लाइमस्टोन है, जो सेडिमेंट्री रॉक थी, ये लाइमस्टोन जिस तरह हमने पढ़ा, ये सेडिमेंट्री रॉक है। जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, टेम्परेचर प्रेशर और तो मॉइस्चर वगैरह है, वो बेसिकली मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जहाँ जिस पार्ट पे उसको फेवरेबल फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी, तो वो हिस्सा लाइमस्टोन नहीं रहेगा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपस में रॉक्स टाइप से आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो
तो ये बेसिकली एक छोटी सी इंफॉर्मेशन समरी है इसके बारे में, डिफरेंट रॉक के बारे में कि ये कैसे बनती हैं और इनका मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं और इन कंपोनेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है। अब ये देखें, एक जो सा है ये बेसिकली कूलिंग प्रोसेस से बनती हैं, जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली इरोजन से बनती हैं, ट्रांसपोर्टेशन लाइक हवा के साथ आपके पार्ट्स कौन सा है इग्नियस रॉक्स के मूव करते हैं या पानी का मूव करते हैं, तो वही पार्ट्स अगर कोई हीट और प्रेशर मिलेगा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाएंगे। और अगर आप देखेंगे कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किस तरह, ये ग्रेन्स की शक्ल में होता है और इसमें लेयर्स बनती जाती हैं। लाइक एक लेयर आई कहीं से, उसके ऊपर एक और लेयर किसी और मीडियम के थ्रू एयर के थ्रू आ गई है, पानी के थ्रू आ गई, वो लेयर्स बनती जाएंगी। हैं इसमें भी लेयर्स ही, लेकिन वो लेयर्स आपस में किसी तरह टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से रिएक्ट कर जाती हैं, तो वो बेसिकली लेयर्स खत्म होके एक आप समझ लो कि वो सिंगल पीस बन जाता है। ये यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें। क्लियर है सर। अच्छा जी, रॉक्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। दूसरी चीज़ है मिनरल्स। अब मिनरल्स बेसिकली मिनरल्स और रॉक्स में कोई डिफरेंस, जारी बात हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, तो इसमें कोई डिफरेंस अगर आप बता सकें तो। जी, मिनरल्स और रॉक्स में क्या डिफरेंस है बेसिकली? सर रॉक्स जो हैं वो शेल से, मतलब लिविंग एनिमल्स के शेल से बनते हैं। और मिनरल्स? सर और मिनरल्स जो हैं वो मतलब मिनरल्स का, अच्छा सर ये मुझे एक चीज़ नेचुरली बताइए। नेचुरली अकरिंग होती हैं ये मिनरल्स जो हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि आपने केमिस्ट्री में दो चीज़ें पढ़ी होंगी, एलिमेंट जी और मॉलिक्यूल। डिफरेंस क्या होता है दोनों? एलिमेंट एटम से मिलकर बनते हैं और मॉलिक्यूल जो एटम और से मिलकर बनते हैं। अच्छा जी, पहली बात है कि एलिमेंट एटम से मिलके बनता, तो एक एलिमेंट में कितने एटम होते हैं ना? पहले तो तो डिफरेंस काफी क्लियर सारे कर होते लें, हैं। एलिमेंट और एटम में कोई डिफरेंस है कि नहीं है? है। क्या डिफरेंस है? सर जो एटम होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो उनको मिला के फिर एलिमेंट बनते हैं। नहीं, एलिमेंट भी सिंगल होता है और एटम भी सिंगल होता है। अब डिफरेंस सर क्या इन था? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है सर। डिफरेंस है, ये कैसे उसका डिफरेंस बना? फिर दो नाम क्यों रखे, एक ही नाम रख लें आप। बेसिकली एलिमेंट जोन से है, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, उसमें जितनी चीजें मेंशन की गई हैं वो एलिमेंट है। एलिमेंट में आपका क्या होता है कि सर्टेन नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर सिंगल एलिमेंट चेंज हो जाए, कम या ज्यादा हो जाए, तो एलिमेंट आपका सेम रहेगा, लेकिन आपका एटम चेंज हो जाएगा। तो एटम इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जबकि एलिमेंट आपका सेम है। लाइक कार्बन है ना, आप ऐसा, बल्कि आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, सेब है। अब सेब तो सेब ही रहेगा, लेकिन आपने देखा होगा सब्ज कलर का भी सेब है, पीले रंग का भी सेब है, एक बिल्कुल काले लाल रंग का सेब होता है, और एक ऐसा सेब होता है जो उसमें लाली भी होती है, खटाहट भी मिक्स होती है तो सारे सेब, लेकिन फर्क तो है ना सब में। जी सर। तो बेसिकली सेब आपका एलिमेंट है, और जो उसकी टाइप्स चेंज हो रही है ना, वो डिफरेंट एटम्स हैं इस एलिमेंट के।
लाइक एलिमेंट सेम रहेगा, उसका एटम चेंज होता है बेस्ड ऑन द टाइप, या उसकी जो हम जब आप इसके अंदर स्पेसिफिक डेफिनेशन में आते हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लाइक कार्बन है, कार्बन के अंदर अगर 6 न्यूट्रॉन है तो वो कार्बन 6 का एटम है, एलिमेंट आपका कार्बन ही है, लेकिन अगर 7 न्यूट्रॉन हो जाएंगे तो कार्बन 7 हो जाएगा, कार्बन 7 का एटम होगा। तो बेसिकली जो आइसोटॉप्स है ना आपके, वो डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं लेकिन एलिमेंट उनका सेम ही रहता है। ये क्लियर हुई है बात, जी एलिमेंट और सर। एटम का डिफरेंस। जी सर। अच्छा जी, आप बताएं कि इसमें एलिमेंट में और जो मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है? सर एलिमेंट को हम लोग केमिकली ब्रेक नहीं कर सकते और मॉलिक्यूल को कर सकते हैं। बेसिकली ठीक है आपकी बात, लेकिन ना आपको समझ लें कि डिफरेंट एलिमेंट जब आप उसमें कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। तो सेम केस है मिनरल और रॉक्स का। मिनरल जो है ना आप समझ लो कि एलिमेंट है, और जो सा रॉक है ना वो इन मिनरल से मिलके बना हुआ एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अब जो मिनरल्स है ना, आगे मिनरल में भी कुछ टाइप्स आ जाती है, वो सिंगल एलिमेंट के ऊपर है। अब मैंने आपको सिर्फ एक एलिमेंट ये कंपाउंड की जो एग्जांपल दी थी वो सिर्फ आपको समझाने के लिए दी थी कि आप मिनरल को और रॉक को जो है ना डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन जो मिनरल्स हैं बताते हैं खुद, वो ये तो सिंगल एलिमेंट भी होते हैं और सेवरल एलिमेंट भी। लाइक आपने देखा जो और की शक्ल में मौजूद होंगे, या जिसको हम कहते हैं ये रिड्यूस्ड फॉर्म में ऑक्सीडाइज्ड नहीं है, तो वो जो से मिनरल्स होंगे ना वो सिंगल एलिमेंट होंगे। लाइक आप लेड देख लो, गोल्ड देख लो, ये सारे सिंगल एलिमेंट। लेकिन जो सेवरल एलिमेंट्स से मिलके बने होंगे वो मिनरल्स हो सर, वो एक मल्टी एलिमेंट मिनरल होगा। लाइक सोडियम क्लोराइड है वो मिनरल ही, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट दो है। अब यह सारी बात आपने देखा नमक की काने हैं, उसके अंदर मिनरल है, वो मिनरल्स आपस में कंबाइन होकर क्या एक रॉक उन्होंने बनाई हुई है, और उन्हीं रॉक्स के अंदर अब सारी बात है सिर्फ NaCl प्योर फॉर्म के अंदर तो नहीं होता, उसमें और भी कुछ चीज़ें होती हैं, उसमें से सिर्फ हमें जो हम निकालते हैं उनमें से फिर उसके पार्ट्स को जिस तरह भी उसके सेपरेशन प्रोसेस होते हैं वो करने के बाद हम सोडियम क्लोराइड को एज ए नमक जो सा हम यूज़ करते हैं वो अलग हो जाता है, और बाकी पार्ट्स अलग होते हैं जो हमारे काम के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जी, कोई इस बारे में कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं। लाइक ये जो सी एग्जांपल हैं, ये लेफ्ट साइड पे ये सिंगल एलिमेंट मिनरल्स है, और ये मल्टी एलिमेंट मिनरल्स है राइट साइड पे। तो आगे मिनरल्स को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें 4 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं। एक कलर, ट्रांसपेरेंसी, तो या फिर इसको हम कहते हैं, इसका कुछ होना था लेकिन आज अभी मेरे दिन से निकल गया, लेकिन चले हम इसमें ध्यान में यही रखते हैं, ट्रांसपेरेंसी। तीसरी प्रॉपर्टी के हार्ड, हार्ड कितनी है मिनरल, और चौथी की स्ट्रीक। ये आगे चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कलर, अब जो आपने देखा होगा डिफरेंट कलर के आपको मिनरल्स नजर आते हैं। लाइक आपने सोडियम क्लोराइड देखा है, मिनरल है। इस तरह किसी और तरह का नमक होता है तो कुछ के रंग चेंज होते हैं, किसी का सफेद रंग होता है, किसी ब्लूइश रंग होता है क्या नहीं होता? पोटाशियम अगर आप देखेंगे, पोटाशियम क्लोराइड, तो उसका रंग सफेद ही होगा कि कुछ चेंज होगा? आपने केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स किए में उसमें आपने डिफरेंट नमकियात देखे होंगे, तो बेसिकली वो मिनरल्स ही होते हैं। यस सर, कलर चेंज होता है उनका। तो कलर चेंज होता है, तो कलर चेंज किस दो वजह से हो सकता है। एक तो केमिकल कंपोजिशन क्या है, और दूसरी चीज के वो इस तरह कंबाइन उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है। और
दूसरी चीज कि उसमें इम्प्योरिटीज कितनी है, कुछ इम्प्योरिटीज जो है वो अपना कलर देती है। कई दफा जो होता है जो आपस में केमिकल बॉन्डिंग होती है उनकी वजह से कलर आ जाता है। ये दो रीजन हो सकते हैं, तो बॉन्डिंग होगी वो कलर डेवलप करेगी, या फिर जो एक्सटर्नल एलिमेंट आएगा वो अपना कलर उनके ऊपर डाल छोड़ेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है मिनरल्स की कि ये ट्रांसपेरेंट है या नहीं। उसमें तीन टाइप्स हो सकती हैं। अब ट्रांसपेरेंसी क्या है कि लाइट उसमें से पास हो सकती है या नहीं हो सकती है, और हो सकती है तो कितनी हो सकती है। अगर उसमें से लाइट आप समझते हैं कि पास हो सकती है, और आप दूसरी साइड पर भी देख सकते हैं उस मिनरल के अंदर रहते हुए, आप उस मिनरल से देख सकते हैं कि दूसरी लाइट पास होगी, दूसरी साइड पे क्या है, ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है। अब बात है दूसरा जो टाइप है, अगर आप उसमें लाइट तो पास हो रही है लेकिन आप दूसरी साइड पे नहीं देख सकते, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, वो ट्रांसलूसेंट होगा। अब तीसरी टाइप जो सी है मिनरल्स की, वो जिसमें से लाइट बिल्कुल ही पास नहीं होती है। अब आप अगर कोई, ये तो हो गया मिनरल्स के लिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ। तो आपने देखा होगा खिड़कियों में शीशे लगे होते हैं, ठीक है, तो उसमें से लाइट पास हो जाती है कि नहीं होती है, आप उसी साइड पे देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। सर कुछ के हो सकती है, कुछ के नहीं हो सकती। लाइक जो जिस तरह हम कमरों में लगाते हैं ना, तो खिड़कियों में शीशे जो लगते हैं वो जी सर। ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। होता तो बेसिकली वो भी आप देखो कि मिनरल्स ही होते हैं, वो बेसिकली सिलिका होता है। शीशा बेसिकली सिलिका ही है ना। जी सर। अच्छा, अब एक शीशा हम लगाते हैं जो वॉशरूम के अंदर लगाया जाता है ताकि बाहर से अंदर की तरफ देखा ना जा सके, लेकिन उसमें लाइट आपको पता, अगर आप देखो कि लाइट आपको पता चलेगा कि लाइट ऑन है या नहीं है, तो आपको कितना पता चलेगा लाइट इसमें से पास हो रही है, लेकिन आप उसको डिस्टिंग्विशली आप देख नहीं सकते कि एग्जैक्ट दूसरी साइड पे क्या है। तो ये ट्रांसलूसेंट मिनरल की एग्जांपल है एक रियल लाइफ के अंदर, although it is also a kind of mineral जो एक बड़े मासिव स्केल पे होता है। और ओपेक क्या है जिसमें आप दूसरी साइड पे बिल्कुल ही नहीं देख सकते हो, ना रोशनी पास करती है, इसका कोई एग्जांपल। जी कोई एग्जांपल ओपेक, ओपेक की कोई एग्जांपल। जी पहले दो एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, ट्रांसपेरेंट की और ट्रांसलूसेंट की। तो ओपेक की कोई एग्जांपल आपकी नॉर्मल लाइफ के अंदर सर आप जिस तरह वुड लकड़ी स्टोन वगैरह। ठीक है, तो बेसिकली जो मेटल मेटल भी इसमें आएगा ना सर, ओपैक में। हाँ, अच्छा आप देखें, मैंने आपको शीशे की एग्जांपल दी थी जो आप खिड़कियों में इस्तेमाल करते हैं कमरों की या वॉशरूम की, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट के लिए। एक तीसरा शीशा होता है जो हम कमरों के अंदर यूज करते हैं अपना आप देखने के लिए, ठीक है। अब रोशनी उस पर जा रही है लेकिन आप उसकी दूसरी साइड पे रोशनी पास नहीं होती, आप दूसरी साइड पे बिल्कुल ही भी देख सकते, वरना कि आपको पता ही नहीं चलता कि दूसरी साइड पे इस मिरर के पीछे क्या है। तो वो बेसिकली ओपेक है क्योंकि उसमें दूसरी साइड पे ना रोशनी पास होगी, ना ही आप देख सकेंगे दूसरी साइड पे क्या है। ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल, आ तो आपकी एग्जांपल्स ठीक है, एग्जांपल्स आपकी कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं एक ही चीज के ऊपर रहते हुए आपको तीनों चीजें बता दी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक में डिफरेंस कैसे आता है। ये तो कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। नो सर। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो हार्डनेस है। अब हार्डनेस जो है वो एटॉमिक बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है कि बॉन्ड किस तरह का उसके अंदर ना। तो इसमें बॉन्ड सारी बात है, कंपोजिशन के ऊपर भी डिपेंड करेंगे कौन कौन से आपके मिनरल्स कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, या कौन कौन से एटम्स बेसिकली जब मिनरल्स है तो उसमें कौन कौन से एटम्स हैं
और वो आपस में कोवलेंटली बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है या फिर कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस तरह के बॉन्ड्स के बेस के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि जिस तरह होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड जो सा होता है वो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है, क्योंकि उसको तोड़ना आगे उसको तोड़ना ईजी है, लेकिन होता क्या है जब हाइड्रोजन बॉन्ड में वो आपस में जितनी जल्दी से टूटता है उससे कई गुना जल्दी से वो दोबारा कंबाइन हो जाता है। तो इसकी हार्डनेस को मेजर करने के लिए, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक स्केल डिफाइन किया गया है जिसको हम मोहर स्केल कहते हैं, और उसकी वैल्यू 1 से 10 की रेंज में वेरी करती है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं फॉर ईच काइंड ऑफ स्केल वैल्यू। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो बेसिकली सॉफ्ट मटेरियल होगा, और जो हाईएस्ट वैल्यू है स्केल की उसका जो उसके अंदर जो मटेरियल आएगा वो सबसे हार्ड मटेरियल होगा। तो अब बात ये कि ये जो हाईएस्ट हार्डनेस वाला मटेरियल है, ये जब इसमें से किसी भी अपने से लोअर मटेरियल के मिनरल के ऊपर जाएगा, उसको उसके ऊपर रगड़ खाएगा तो ये अपना निशान उसके ऊपर छोड़ देगा। लेकिन जब ये लोएस्ट हार्डनेस वाला मटेरियल किसी हायर हार्डनेस वाले मटेरियल के ऊपर रगड़ खाएगा तो ये अपना निशान नहीं छोड़ सकता, स्क्रैच इसके ऊपर नहीं डाल सकता, क्योंकि इसके बॉन्ड्स जो होता है वीक है, जबकि इसके बॉन्ड ऊपर वाले किसी भी मटेरियल के बॉन्ड जो है वो हार्ड होते हैं, तो वो रेजिस्ट करते हैं कि उनके ऊपर कोई निशान आ सके। लेकिन जब ये हायर हार्डनेस वाला जो सा मटेरियल है वो लोअर हार्डनेस ऑफ मटेरियल के ऊपर रगड़ खाएगा तो वो अपना निशान छोड़ेगा, क्योंकि वो उसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं, वो वीकर बॉन्ड्स के ऊपर अपना असर छोड़ सकते हैं। इस तरह चौथी प्रॉपर्टी है स्ट्रीक। लाइक कोई भी मिनरल है, लाइक आप उसको अगर आप किसी सरफेस के ऊपर स्क्रैच करेंगे तो वो अपना एक निशान छोड़ेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है मिनरल्स की, लाइक अगर आप देख रहे हो कि नमक का पहाड़ है, वो एक है तो मिनरल उसमें सोडियम क्लोराइड है, तो अगर वो आप किसी सरफेस के ऊपर करोगे तो वो अपना एक निशान छोड़ेगी उस सरफेस के ऊपर। तो वो निशान छोड़ना है वो एक प्रॉपर्टी है जिसको हम स्ट्रीक कहते हैं। अब ये हो सकता है कि जो रंग जो है आपके इस मिनरल का वो कुछ और हो सकता है, लेकिन जो निशान जो सरफेस के ऊपर छोड़ेगी तो वो डिफरेंट हो सकता है। इसमें दो वजह हैं। एक तो बताते खुद कि ये एक केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है बिटवीन द मिनरल एंड द सरफेस ऑन विच यू आर स्क्रैचिंग, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो इंटरनल बॉन्ड्स हैं उस मिनरल के, उसकी वजह से भी कलर चेंज पॉसिबल है, ठीक है। अब जी लास्ट हमारा आ जाता है वेदरिंग एट इट्स क्लासिफिकेशन। अब वेदरिंग है क्या? बेसिकली जितने भी हमारी क्रस्ट के ऊपर जो मिनरल्स हैं, इसका जो इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ, ये वेदरिंग कहलाता है। लाइक एयर है, एयर से मिनरल्स इधर से उधर जा रहे हैं, कंपोजिशन उनकी चेंज हो रही है। लाइक आप ये अब इसकी टाइप्स आएंगे, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल भी ये है कि आपकी जो CO2 है वो इधर से उधर जा रही है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से या रेस्पिरेशन प्रोसेस की वजह से, ये भी एक विदरिंग की टाइप है, ये बायोलॉजिकल विदरिंग है। फिजिकल विदरिंग में क्या होता है कि आपकी रॉक्स जो सी हैं या टूटेंगी, टूट का शिकार होंगे, मिट्टी इधर से उधर जाएगी, तो उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो जो सा आपकी एनवायरनमेंट में उनका इंटरेक्शन या उनकी कंपोजिशन प्लस माइनस होती रहेगी। बेसिकली ये फिजिकल वेदरिंग हो जाएगी। और जिस तरह जो बारिश होती है, अब एयर के अंदर आपकी CO2 मौजूद है और वो जब आती है पानी के साथ मिलती है तो वो अपना एक एसिड बनाती है, और यही जब एसिडिक रेन जो है जब जमीन पे गिरेगी तो ये अपने जितने भी मिनरल्स हमारे उसमें होंगे अर्थ के अंदर या क्रस्ट के अंदर, उनके साथ रिएक्ट करेगी तो एक नए जो सा है कंपोनेंट्स या आप समझ लो कि नए मॉलिक्यूल्स बना सकती है, रिएक्शंस की वजह से प्रोडक्ट्स आ सकती हैं। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस हैं और इसी को हम जो है ना वेदरिंग बोलते हैं। अब जो फिजिकल वेदरिंग है उसके फर्दर 4 कॉजेज हो सकते हैं। टेम्परेचर चेंज की वजह से हो सकता है, एब्रेजन या इरोजन की वजह से हो सकता है, और मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से होता है। मैकेनिकल फोर्सेस में आपका अर्थक्वेक है,
आल्दो ये हमारे इंसानों के बस में नहीं है, ये नेचुरल एक प्रोसेस है, लेकिन जब आप देखेंगे कि अर्थक्वेक आता है तो उसमें बहुत तेजी से ज़मीन हिलती है, तो ये बेसिकली वो एक मैकेनिकल फोर्स है। तो एब्रेशन और ओरिजिन में क्या होता है कि आपका ये एयर या जो आपका वाटर होता है, ये जो है ना आपकी मिट्टी को जो है ना बहा के इधर से उधर लेके जाता है, तो ये बेसिकली एब्रेशन या एरोजन होती है। इसी तरह अगर आपका फिजा में टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो क्या होगा कि आपकी रॉक्स और वो अगर टेम्परेचर कम हो गया तो वो कॉन्टैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और अगर जो सा है टेम्परेचर आपका एटमॉस्फेयर का बढ़ रहा है तो आपकी रॉक्स क्या करेंगी, खुद ब खुद एक्सपेंड करेंगी। बेसिकली इसकी वजह से भी जो सा ना टूट फूट जो सी है वेदरिंग बेसिकली आप समझ लो टूट फूट है, और टूट फूट के बाद उसकी मिक्सिंग है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, और इधर से उधर जितना है ये चीज़ वेदरिंग है। तो फिजिकली टेम्परेचर चेंज की वजह से भी आपकी वेदरिंग पॉसिबल है, टूट फूट पॉसिबल है। अच्छा जी, केमिकल वेदरिंग में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स जो है वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से है। लाइक आपने देखा कि जो फिजिकल वेदरिंग है उसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं, अगर आपकी टूट फूट के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिस तरह मैंने ये एग्जांपल दी थी आपके पास एसिडिक रेन की, ये आपकी केमिकल वेदरिंग है। अच्छा, ये अब आपकी एंड पे ना छोटी सी असाइनमेंट है, आपने स्टडी करके आपने जो है ना अपने अल्फाज में ये चीज़ें लिखनी है, ये दोनों चीज़ें आपने वेदरिंग केमिकल वेदरिंग मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, लेकिन इसके आगे फर्दर टाइप्स होती है, ये आपने पढ़ के और इसको ना अपने हिसाब में कोशिश करें कि आप लिखें, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप लंबा चौड़ा लिखें, आप इसे 4 से 5 लाइनें लिखें, लेकिन उसको समझ के लिखिएगा। इसी तरह जो सा है आपने जो फिनोमेना है मिनरल के आगे फर्दर फिनोमेना भी है, वो केमिकल फिनोमेना भी हो सकते हैं, फिजिकल फिनोमेना भी हो सकते हैं, बायोकेमिकल फिनोमेना भी हो सकते हैं। इनको भी आपने इसी तरह लिखना है, और आप मेरा ख्याल है एक एक दो लाइनें हर एक फिनोमेना के बारे में जो सिर्फ उसका जितना कॉन्सेप्ट बयान करें, ये आपने सिर्फ लिख के तो सबमिट करनी होगी। तो अब आप ये बताएं कि इसमें मैं एलएमएस पे ये दो चीज़ें जो है ना आपकी एज असाइनमेंट जो है बुक कर दूंगा, तो क्या डेट होनी चाहिए थी इसकी सबमिट करने की, क्योंकि आपने सबमिट जो है वो एलएमएस पे ही करनी है, मुझे फिजिकली आपको नहीं करवानी है सबमिट। सर देख लें, आप दे दें डेट 1-2 दिन तक। ऐसा करते हैं 1 वीक की, ठीक है। जी सर ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आप समझ लो आज वेडनेसडे, तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक आप सबमिट कर दो। ठीक है सर, हार्ड फॉर्म में मतलब पेज पे लिख के करनी है या हम वैसे टाइप करके? देखिए आपने अगर हाथ से लिख के फिर आपको स्कैन करना होगा, स्कैन जी करके एलएमएस भी आपने अपलोड करनी होती है ना। जी। तो अगर आप उस पर टाइप करके लिखना चाहें तो भी लिख लें, लेकिन और मुझे ये नहीं है कि आपके 10-10 पेज होंगे लिख दें। मेरा ख्याल है एक पेज पे आपको दोनों चीज़ें आ जाएंगी, या 1 से 1.5 पेज आपको टोटल होना चाहिए, ठीक है क्योंकि मैं सर। टू द पॉइंट आंसर चाहता हूँ, सिर्फ कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए, और कॉन्सेप्ट आपने अपने अल्फाज में लिखा हो। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर के बारे में? नो सर, क्लियर है। चलिए फिर ठीक है, आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। तो जी किधर सर अटेंडेंस जो है वो अभी हमारा ना एक और लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद मैं आपको मेल कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में टोटल 7 बंदे थे, जी ठीक है, सर, 2 सात की बंदे लगाने हैं। मिसिंग हैं। जी हाँ बस ठीक है उन्हीं सर। 7 लगाए, क्योंकि 2 बंदों ने तो सिरे से ज्वाइन नहीं किया। जी 2 बंदों ने सर। तो मुझे पहले से आपने बता दिया था ना कि उनका वो ज्वाइन हुए थे, लेकिन उनका बार बार मसला आ रहा था इंटरनेट का, सो जी सर उनको आप प्रेजेंट मार्क कर। ठीक है सर। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।